1,500 माइनॉरिटीज ने गुजरात में आत्महत्या नहीं की, किसी न किसी ने उनका कत्ल किया। लाल चौक पे श्रीनगर के अंदर झंडा तो महबूबा मुफ्ती ने भी फहराया था। इनसे कोई ये पूछे कि पहले तो ये बता दो कि 2009 तक आपने तिरंगा अपने नागपुर के हेडक्वार्टर के ऊपर क्यों नहीं फहराया था? 370 का हटना वहां के आवाम को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद, वहां की असेंबली से बन जाने के बाद उनके सहयोग से 370 को हटाने की जरूरत थी। डिमोनेटाइजेशन के अंदर लाइनों में लग करके 140 लोगों ने अपनी जान दे दी, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। 700 लोग किसान ये बॉर्डर के ऊपर बैठ करके मर गए 1 साल के अंदर, और आखिर में आपने बेशर्मी से अपने तीनों काले कानून वापस ले लिए संसद में माफी मांग करके। उनका जिम्मेदार कौन है? पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे और विपक्ष लगातार सवाल कर रहा था कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री अडानी पर क्यों खामोश हैं। जो देश के प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, वो महिला सशक्तिकरण पर बिल्किस बानो पर क्यों खामोश हैं। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, देश के प्रधानमंत्री ने 1 घंटे 26 मिनट तक देश की जनता को संबोधित किया, पर कहीं ना कहीं जिन मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना था उस पर खामोशी इख्तियार करते हुए दिखाई दिए। कैसे देखते हैं देश के प्रधानमंत्री जी के आज के बयान को? देखिए नदीम, हमारे प्रधानमंत्री आज संसद में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसका जवाब दे रहे थे, और जवाब देने में जैसा कि आपने बताया उन्होंने लगभग 86 मिनट तक नेशनल चैनल्स के ऊपर अपनी सारी बयानबाजी की। मगर सारे मामले के अंदर उन्हें ऐसा लगा, मुझे, मैंने एक ट्वीट किया था उनके भाषण शुरू होने से पहले ही। मैंने कहा था कि एक तो जो कुछ मीडिया के लोग हैं वो पहले ही कह देंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक है और जो ये रिबटल है बड़ा पावरफुल होगा वगैरह वगैरह, वो पहले ही डिक्लेयर कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं नदीम कि जो प्रधानमंत्री हैं वो कुछ अपने आप में आत्ममुग्ध रहते हैं। आत्ममुग्ध किस तरीके से कि उनको देश के अंदर हर चीज एकदम ग्रीन दिखाई देती है, कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, आयुष्मान भारत भी चल रहा है, और महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है, उज्ज्वला योजना से बड़ा लाभ मिल रहा है, लोग 80 करोड़ लोग राशन भी खा रहे हैं। मगर जो देश की तकलीफें हैं उनका उनको जरा भी एहसास नहीं है। आप एक बात देखें कि अडानी का जो मुद्दा था, मैंने कहा था उसमें एक ट्वीट मैंने लिखा कि मोदी जी 2 चीजों का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। एक तो अडानी का नाम नहीं लेंगे और दूसरा चीन का नाम नहीं लेंगे। 2 चीजें उन्होंने अपने पूरे 86 मिनट के भाषण में एक बार भी नहीं बोली। आप लोगों को शायद एक अंदाजा ना हो कि इस बीच के अंदर चीन ने सीमा पर काफी कुछ हरकतें अपनी तेज की है, जो इस समय जो ये पहले ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, बीबीसी की रिपोर्ट और उसके बाद हिंडनबर्ग की अडानी की रिपोर्ट, इन मसलों में कुछ खबरें दब गई हैं। अब लोग देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा। आज भी प्रधानमंत्री अपने भाषण के अंदर उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की, मगर उन्होंने बिल्किस बानो जिसके साथ इतना जुल्म हुआ और उसके बाद जो वो 11 लोगों को जिस तरह से पूरी, मैं एक कहूंगा कि एक जुडिशियल साजिश करके उसको उनको निकाला गया जेल से, और उनके अंदर जेल में रहते भी और कई अपराध लगे जो वो पैरोल पे रह करके भी कर रहे थे, और निकालने के बाद उनको बाकायदा जो वहां के भाजपा और आरएसएस संगठन है वो उनको मिठाई खिला रहे थे आकर के। तो ये कौन सा स्पष्टीकरण है, मेरी समझ में नहीं आता। और तो छोड़िए, देश के अंदर महिलाओं पर जितने भी अत्याचार और तमाम, चाहे वो हाथरस, लखीमपुर, कोई भी आप उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री के मुंह से कभी कोई आवाज नहीं निकलती कि दलितों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ और लोगों के साथ क्या अछूत भेदभाव जो हो रहा है उस पर वो कोई बात कभी भी
करते नहीं है। और एक चीज देखने वाली है कि जो अभी कर्नाटक में चुनाव आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि 1-2 महीने में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर ही जो संगठन है, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल और हिंदू सेने वगैरह, उन लोगों ने किस तरीके से अजान, हिजाब, हलाल, मदरसा, उन चीजों पर किस तरह से नफरत की जो एक दीवार खड़ी की दोनों धर्मों के बीच में, उस पर भी मोदी जी कोई जवाब नहीं देते, उसका कोई जिक्र भी नहीं करते अपने सारे भाषण के अंदर। जी। क्योंकि आपने तमाम बातें कही सर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने ये तो देश को बताया कि आज कैसे देश का डंका बज रहा है दुनिया भर में। आज मोदी जी का लोहा मनवाया जा रहा है, पर बार-बार मोदी जी की छवि को धूमिल करने के लिए ही क्यों सारे कदम उठाए जाते हैं, जो कि विपक्ष के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। और कुछ मीडिया वाले तो ये बताते रहे कि देखिए आज संसद में मोदी जी दहाड़े हैं। असल में आप किस तरीके से देखते हैं, मोदी जी दहाड़े हैं या अडानी के मामले पर पूरी तरीके से डरे हुए हैं? देखिए, मोदी जी को ये 2 चीजें, जो बीबीसी की रिपोर्ट थी और ये जो अडानी का किस्सा हुआ है, इन दोनों चीजों से वो बहुत छटपटाए हुए हैं और मुझे उनकी आवाज में बड़ी कमजोरी दिखाई दी, क्योंकि वो किसी का भी मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह से आपको मालूम होगा कि बीबीसी रिपोर्ट का किस तरह से सरकार ने बैन करने की कोशिश की, बैन करने के बावजूद भी कलकत्ता, केरला, हैदराबाद, दिल्ली, तमाम जगहों पे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने स्पेशल शोज कर करके उसको देखा। देखिए, जो भाजपा के जो नेता लोग कहते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली। क्लीन चिट का मिलना किसी केस को खत्म करना नहीं होता है। बहुत से केस खुलते हैं, बहुत जब सरकारें बदलती है, बहुत सारे केस खुलते हैं। ऐसा अगर कोई मानेगा तो राम मंदिर का केस तो कितने सालों तक बंद ही था। अगर राम मंदिर का केस इन्होंने आकर के खुलवाया उसको, तो वो केस कभी बंद नहीं होता। केस तो रहता है अपनी जगह पे, सबूत नहीं मिलते, कोई सामने नहीं आता, रिपोर्ट उनके पक्ष में जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई चारा नहीं रहता क्लीन चिट देने के अलावा। पर उस क्लीन चिट को ये ना माना जाए कि 1,500 माइनॉरिटीज ने गुजरात में आत्महत्या नहीं की। किसी न किसी ने उनका कत्ल किया, किसी न किसी ने उनके साथ गलत सलूक किया, रेप हुए, तमाम हरकतें हुई और उसकी सजा सही लोगों को नहीं मिली। तो ये एक जो गुजरात फाइल्स के अंदर और ये जो बीबीसी की रिपोर्ट थी, उसके अंदर भी कई तो भाजपा के नेताओं के भी बयान है उसके अंदर। तो इतना उन्हें घबराने की जरूरत क्या थी, मगर वो बैन की गई। फिर बाद में पार्ट 2 आया। हिंडनबर्ग के बारे में आप जानते हैं कि आज 25 जनवरी को जो केस खुला, $100 बिलियन, विश्वास करिए कि कितने हजारों करोड़ रुपया जो इन्वेस्टर्स का है वो पानी में चला गया। मगर सरकार कुछ सुनने को राजी नहीं है। सरकार आप आज की जो विपक्ष की बेंचेस थी, वो बराबर अदानी 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 चिल्ला रही थी, मगर कानों पे जू ही रही थी प्रधानमंत्री के। बड़ी सिलेक्टिव हियरिंग है उनकी। वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो मोदी 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 करे, वही उनके कानों तक पहुंचता है। जो सच्चाई है दूसरी तरफ है, उस पर कोई बात नहीं करते। देश का सेबी है, देश का सीबीआई है, ईडी है, एसएफआईओ है, इतने सारे संस्थान सब अंधेरे में, और $100 बिलियन जो है वो पांव से नीचे से निकल गए। और कहा 38 शेल कंपनियां और क्या क्या, जांच की बात ही नहीं करते मोदी जी, जिक्र नहीं करते। क्योंकि सर मैं यहाँ पर मैं ये यहाँ सवाल लेना चाहूंगा, जैसे कि आपने ईडी का जिक्र किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आज बोले हैं ईडी को लेकर के, और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है ईडी सीबीआई की जांच से घबरा गया है, और इसलिए मोदी का मुकाबला करने के लिए ये जितने भी सांठगांठ हो रहे हैं 2024 में हो रहे हैं। और दूसरा जिक्र जो खास तौर पर किया गया वो था अडानी और मोदी के बीच के भाषण का, जब देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि आज एक झोपड़ी में रहने वाला जो है देश चला रहा है, जो सड़कों पर था आज सवाल कर रहा है, देश भर में दुनिया भर में डंका बजवा रहा है, तो ये लोग उसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं। ऐसे में आप कैसे देखते हैं इन चीजों को?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो उन्होंने ज़िक्र किया ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का, तो ये 124 लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए। उनमें से 118 केस जो हैं, वो विपक्ष के नेताओं पे किए गए। तो ये साफ-साफ दिखाता है कि ये ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का सरकारी मिसयूज़ है। एक आंकड़ा अभी पीछे आया था, आपको मालूम होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5,000 चार्जशीटें पिछले 3-4 सालों के अंदर बनाई, 9 सालों में बनाई और उनमें से कन्विक्शन सिर्फ 2 दर्जन केसेस के अंदर हुआ, मतलब 24 लोगों पर। तो इतना बड़ा अमला, उसका इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है? सिर्फ लोगों को डराने के लिए, क्योंकि सजा तो दे नहीं सकते, क्योंकि केस ही नहीं है, सबूत ही नहीं है, गवाही नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते। मगर उनको हैरेस करने के लिए, उनको पॉलिटिकली मार्जिनलाइज करने के लिए ये सारी हरकतें की जाती हैं कि एक केस बना दो और उसको जेल में डाल दो। आपने देखा अनिल देशमुख का केस देखा, आपने संजय राउत का केस देखा, आप 50 केस आप देख चुके हैं कि जब तक कोर्ट फटकार लगा के नहीं छोड़ता सरकार को, तब तक वो उसको रिमांड पे लेते रहते हैं बराबर। ये हो गया। और जो आपने दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा, आपका क्या सवाल था? दूसरा, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियां गिनाई कि खासतौर पर मैं एक झुग्गी झोपड़ी में रहता था और आज जब देश चला रहा हूं तो ये लोग लांछन लगा रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति पद पर बैठा होता है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, ये महत्वपूर्ण नहीं होती है। राष्ट्रपति मुर्मू किस बैकग्राउंड से आती हैं, बाबू राजेंद्र प्रसाद किस बैकग्राउंड के थे, लाल बहादुर शास्त्री जी किस बैकग्राउंड के थे, मगर लांछन लगाने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप जो केस है, जो पब्लिक के डोमेन में आया है, जो जनता की आंखों के सामने है, आप उस पर जांच से क्यों बचते हैं? आप उस पर चर्चा करने से क्यों बचते हैं? लाल बहादुर शास्त्री साहब के समय में एक एक्सीडेंट हुआ था, उनसे कोई सवाल पूछे बगैर ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये होता है एक सही ईमानदार जो व्यक्ति स्टेट्समैन होता है पद पे बैठा हुआ, उसका ये एटीट्यूड और उसका ये कंडक्ट होना चाहिए। मगर हमारे प्रधानमंत्री इन सब चीजों से अपने आप को परे समझते हैं। क्योंकि सर इसी के साथ साथ मैं एक और सवाल लेना इधर चाहूंगा। 370 का जिक्र देश के प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में किया। ये 370 हटने के बाद जब एक जमाने में लोग कश्मीर नहीं जा पाते थे, आतंकवादी हमले हो रहे थे, तो उस दौरान मैंने 26 जनवरी 1992 में जाकर के लाल चौक पर तिरंगा लहराया था। जनवरी का जिक्र हुआ, आपने 1992 का पूरा दौर देखा, जो जनवरी में 26 जनवरी को लाल चौक पर तिरंगा, फिर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद का दौर। किस तरीके का वो दौर था 1992 में जिसका जिक्र आज देश के प्रधानमंत्री ने किया। और क्या जब तमाम भाषणबाजी सामने आती है, देश के प्रधानमंत्री जी का किस तरीके का एटीट्यूड था उस दौर में, खासतौर पर अयोध्या मंदिर को लेकर के? आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी अडवाणी के सारथियों में से थे, जो रथ यात्रा निकाल रहे थे जो बिहार के अंदर, और राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरह का ये चल रहा था कार्यक्रम, उसमें ये उनके सारथी थे। और ये आरएसएस के उस समय बड़े विचारकों में से थे और बड़े कार्यकर्ताओं में से थे। तो जहां तक सवाल इस बात का है कि 89 के बाद से जो कश्मीरियों का एक्सोडस शुरू हुआ वहां से, और जो वहां पे कश्मीर के हालात रहे, उसको आज तक सरकार काबू में नहीं कर पाई। 370 के हटने से देश को क्या मिला है? आपने कौन सा इतना बड़ा विकास पिछले 4 सालों में कर दिखाया कश्मीर के अंदर, जो आप पहले नहीं हो रहा था? लाल चौक पे श्रीनगर के अंदर झंडा तो महबूबा मुफ्ती ने भी फहराया था, तिरंगा यहाँ पे फहराया गया था, वहां पे कोई ऐसी कोई इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। मगर चीज ये है, इनसे कोई ये पूछे कि पहले तो ये बता दो कि 2009 तक आपने तिरंगा अपने नागपुर के हेडक्वार्टर के ऊपर क्यों नहीं फहराया था? उसका तो जवाब दे दे। पर वो बात अलग है। पर मेरा ये कहना है कि जो कश्मीर के हालात हैं,
वो आज 370 हटने के बाद और बदतर हो चुके हैं। और जो वहां पे कश्मीरी हैं वो छोड़ने पे मजबूर हैं, और ये जम्मू से लोगों को जबरदस्ती कश्मीर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जो नौकरी करते हैं लोग उन्हें वहां जबरदस्ती भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी जान दे देंगे मगर हम कश्मीर में नहीं जाएंगे। तो ये हालात, चाहे सिविलियंस की डेथ हो, चाहे आतंकवादी हमले हो, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी हो, चाहे ड्रोन अटैक्स हो, किसी में कोई कमी नहीं आई है जो 370 हटने के बाद हुई है। मैं ये नहीं देखिए, कहता 370 का हटना गलत था, पर मेरा ये कहना है कि 370 का हटना वहां के आवाम को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद, वहां की असेंबली से बन जाने के बाद, उनके सहयोग से 370 को हटाने की जरूरत थी। जिस तरह से ये जबरदस्ती हटाया गया है उससे देश को कोई लाभ नहीं पहुंचा, और कश्मीर लोग मुद्दत से जाते रहे हैं। मैं ही कम से कम 4 बार कश्मीर हो आया हूं। तो कश्मीर जाना कोई इसलिए नहीं था कि वहां पे भाजपा के लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर नहीं बैठे हुए थे। लोग जाते थे कश्मीर और आज भी कश्मीर जाते। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि 370 का जिक्र हुआ और 2014 से पहले आतंकवाद का जिक्र हुआ कि किस तरीके से आतंकी हमले हो रहे थे। 2014 के बाद से पूरी तरीके से आतंकवाद की कमर को तोड़ने का काम जो है केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। किस तरीके से देखते हैं और कितनी दावों में सच्चाई देखते हैं देश के प्रधानमंत्री के? मैं समझता हूँ यह हास्यास्पद है। इज ए मैटर ऑफ लाफिंग। उड़ी कब हुआ, पठानकोट कब हुआ, पुलवामा कब हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई, वो सब आपके सामने है। आतंकी हमलों में कौन सी कमी आई है? और पिछले शायद 2 या 3 सालों के अंदर कुछ 211 आतंकी हमले जो हैं वो देश के अंदर हो चुके हैं। तो क्या फर्क पड़ा है? मेरा ये कहना है कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। कहा जा रहा था 2016 में डिमोनेटाइजेशन होगा, नोटबंदी होगी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, मगर ना तो आतंकवाद पे कोई फर्क पड़ा और ना रुपए पे कोई फर्क पड़ा। जितना रुपया तब सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा रुपया आज सर्कुलेशन के अंदर है। तो ये सारे जो इनके इस तरह के फैसले हैं, इस तरह के फैसलों ने आदमी की कमर तोड़ दी है। चाहे वो कोविड से मौतें हों, सरकार कहती रही कि 5 लाख लोगों की मौत हुई है, मगर इंटरनेशनल मीडिया बराबर कह रहा है कि 45 से 50 लाख लोग जो हैं उन्होंने अपने जान से हाथ धोया है। डिमोनेटाइजेशन के अंदर लाइनों में लग करके 140 लोगों ने अपनी जान दे दी, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। कि आपकी गलत प्लानिंग, आपका गलत डिसीजन, और उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। 700 लोग किसान ये बॉर्डर के ऊपर बैठ करके मर गए 1 साल के अंदर, और आखिर में आपने बेशर्मी से अपने तीनों काले कानून वापस ले लिए संसद में माफी मांग करके। उनका जिम्मेदार कौन है? तो मोदी जी को अपने निर्णयों के बारे में फिर से सोचना चाहिए कि वो कितना गलत तरीके से काम देश में चल रहा है। देश इस समय महंगाई, बेरोजगारी, आतंक, नफरत से परेशान है, और वो इसको कम नहीं कर पा रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।